नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कीर्ति रानी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि इंडिया अभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। मतलब कि हमारे देश में फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। अब इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा। कहाँ लगेगा? इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन में, हाउसिंग सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, इतने सब जगह लगेगा। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जब वो बन के तैयार होगी तो उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी डिमांड किस होगी? तो वो होगी पावर सेक्टर की। मतलब कि पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है। अब आप कहेंगे अगर वैसा होगा तो नई कंपनीज आ सकती है, वो अपने प्लांट लगाएगी और ये डिमांड पूरी करेगी। लेकिन एक बात बताओ, जो नई कंपनीज आती है ना, उनको एस्टेब्लिश होने में 4-5 साल लगते हैं। उसके बाद वो पावर सप्लाई करेगी, उसके बाद प्रॉफिट में आएगी। मतलब इसका फायदा कौन उठा सकता है? जो अभी एग्जिस्टिंग है, पावर सेक्टर की एग्जिस्टिंग कंपनियां। तो आज पावर सेक्टर में मार्केट कैप के बेसिस के ऊपर आज हम लेके आए हैं टॉप 13 कंपनीज को, और उसका हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं 5 पॉइंट के ऊपर। लेकिन आप सभी को पता है कि मार्केट अभी टॉप पे है। 80% ऑफ स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं क्योंकि वो 5 से 10 गुना ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे समय में आपको कौन से शेयर लेने चाहिए? ऐसे शेयर लेने चाहिए जो अभी तक भागे ना हो लेकिन फिर भी प्रॉफिट में हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो और सबसे सस्ती हो। तो उसी बात का पता लगाने हम लोग आए हैं इस वीडियो में। लेके आए हैं पावर सेक्टर के टॉप 13 शेयर, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर में इंडिया की टॉप 13 कंपनीज के बारे में, और उसे हम कंपेयर करने वाले हैं पीई के बेसिस में, क्योंकि पीई से ही पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी ज्यादा महंगी है या कितनी ज्यादा सस्ती है। पीई यानी क्या होता है? पीई यानी होता है प्राइस टू अर्निंग, यानी कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे कंपनी 1 रुपया कमा कर देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने टॉप 13 कंपनीज को लिया है और उसे हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप आता है जिसका पीई 61 से लेके 223 रुपीस तक का है। तो उसमें आते हैं अदानी ग्रीन जिसका पी 223 रुपीस का है, अदानी एनर्जी जिसका पी 108 रुपीस का है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसका पी 76 रुपीस का है, और एसजीवीएन जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है उसका पी 61 रुपीस का है। ये चारों कंपनियां इन 13 कंपनियों में सबसे ज्यादा महंगी, सबसे ज्यादा वर्स्ट कंपनी मानी जाएगी पीई रेशियो के हिसाब से। उसके बाद अगला ग्रुप आता है जिसका पीई 28 रुपीस से लेके 40 रुपीस तक का है, जिसमें आती है टाटा पावर का जिसका पीई है 40 रुपीस, टोरेंट पावर जिसका पीई है 39 रुपीस, और एनएचपीसी लिमिटेड जिसका पीई है 28 रुपीस। ये तीनों कंपनियां भी महंगी है लेकिन इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है। उसके बाद 20 से कम लेकिन 15 से ज्यादा वाला ग्रुप आता है जिसमें 3 कंपनी आती है, जो कि है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसका पीई है 19 रुपीस, एनएलसी इंडिया जिसका पीई है 18 रुपीस, और एनटीपीसी जिसका पीई है 17 रुपीस। ये कंपनियां अच्छी कंपनी में मानी जाती है। लेकिन अभी हम देंगे सब टॉप 3 कंपनीज जो कि सस्ती कंपनी मानी जा सकती है, जिसमें है सीईएससी जिसका पीई है 15 रुपीस, अदानी पावर जिसका पीई है 14 रुपीस, और सबसे नंबर 1 सबसे सस्ती कंपनी इस पावर सेक्टर में जो कि है जेपी पावर वेंचर्स जिसका पीई है 9 रुपीस। तो आप देख सकते हैं पावर कंपनी की टॉप 13 कंपनीज में सबसे सस्ती कंपनी अगर हम देखेंगे तो वो होती है जेपी पावर वेंचर्स। अभी हम इन 13 कंपनियों का क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्च 24 के हिसाब से इस तिमाही में उन्होंने पिछले तिमाही से कितनी ज्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाजू वाले चार्ट पे इन 13 कंपनियों के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें सबसे वर्स्ट काम किया है एसजेवीएन ने, जिसका क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट परसेंटेज आया है -221%। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन 4 कंपनियों को छोड़ के बाकी सबका
माइनस में प्रॉफिट आया है, यानी कि पिछले तिमाही के हिसाब से उन्होंने इस तिमाही में थोड़ा कम प्रॉफिट कमाया है। और उसमें भी आप देखेंगे तो बाकी की 3 कंपनियों में 100 को भी पार नहीं किया हुआ है, लेकिन जेपी पावर एक अकेली कंपनी है जिसने 2226% प्रॉफिट बढ़ाया है पिछले तिमाही से। यानी कि वो कितनी ज्यादा प्रॉफिट में है आप देख सकते हैं, यानी कि कुछ बड़ा हुआ है या होने वाला है और उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाएगी। अभी हम इन 13 कंपनियों को कंपेयर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के तीसरे क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ROCE परसेंटेज होता क्या है। जब आप कंपनी के पूरी पूंजी जिसमें आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेट और वर्किंग कैपिटल को करते हैं और उसे प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं, तब आपको ये ROCE परसेंटेज मिलता है। यानी कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको मेरी बाजू वाली चार्ट पे ROCE परसेंटेज दिख रहे होंगे इन 13 कंपनियों के बारे में, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है SJVN के, जिसका ROCE परसेंटेज है 5%। टॉप 3 में पहले नंबर पे आती है अदानी पावर, जिसका ROCE परसेंटेज है 32%। इसमें उसके बाद आते हैं टोरेंट पावर जिसका 15% है और जेपी पावर जिसका 14% है ROCE। यानी कि टॉप 3 कंपनी में जेपी पावर वेंचर्स आपको दिखाई दे रहा है। और पिछले 2 क्राइटेरिया जो हमने देखे थे उसमें भी जेपी पावर नंबर 1 पोजीशन पे था। तो इन तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे सुटेबल कंपनी, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी आपको दिखाई दे सकती है, तो वो है जेपी पावर। अभी हम इन 13 कंपनीज को कंपेयर करेंगे उनके मार्केट कैप के बेसिस पे। आप सोच रहे होंगे कि इनके मार्केट कैप के बेसिस पे क्यों करना है, क्योंकि अगर आप ये बात समझ ले कि है ना, जितनी छोटी कंपनी हो उसका मार्केट कैप भी उतना छोटा होता है। अगर उसमें कम लिक्विडिटी आ जाए तो भी वो झट से ऊपर जा सकती है, और जो बड़ी कंपनी होती है जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, तब जाके वो थोड़ा सा मूव करती है। अब आप मेरे बाजू वाले चार्ट में देख सकते हैं, मैंने सारे 13 कंपनीज के मार्केट कैप लिस्ट करके रखे हुए हैं। उनको मैंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा है। पहला ग्रुप वो है जिनका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपीस के ज्यादा है। उसमें आते हैं NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अदानी पावर और अदानी ग्रीन। दूसरा ग्रुप वो है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है, जिसमें आते हैं टाटा पावर को, JSW एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और NHPC लिमिटेड। तीसरा ग्रुप वो है जिसका मार्केट कैप 20,000 रुपीस से ज्यादा है, जिसमें आते हैं टोरेंट पावर, SJVN, NLC इंडिया। और आखिरी ग्रुप जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपीस से कम है, जिसमें आते हैं CESC और JP पावर वेंचर्स। तो आप देख सकते हैं कि JP पावर वेंचर्स में का सबसे कम है मार्केट कैप, मतलब कि अगर उसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी डाली जाए तो कितना आगे जा सकती है और कितना प्रॉफिट कमाकर दे सकती है अगर उसे चांस मिला तो। दोस्तों, अभी हमने पावर सेक्टर की टॉप 13 कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी के 4 पॉइंट्स के ऊपर तुलना की है। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा सस्ती और बुल रन में अभी तक उसने भाग नहीं लिया, ऐसी एक कंपनी उभर के आई है जो कि है जेपी पावर। तो आगे बढ़ने से पहले, उसके मैजिकल 5 पॉइंट्स बताने से पहले मैं उसका एक ओवरव्यू देना चाहूंगी जो कि हमने पहले ही तुलना में देख लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि 21 जून 2024 के हिसाब से इसका करंट मार्केट प्राइस बनता है 19 रुपीस का, और उसकी जो बुक वैल्यू वो बनती है 16.7, यानी कि ऑलमोस्ट 17 रुपीस का। मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, और जिन कंपनी में इन दोनों के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं होता वो सबसे ज़्यादा सस्ती मानी जाती है और सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है।
लेकिन अगर हम लोग लास्ट 8 मंथ का देखेंगे तो उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 16 रुपीज़ से लेके 24 रुपीज़ तक अप डाउन करता रहा है और उसने हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा है कंपैरिजन के टाइम पे हमने देखा है कि उसका स्टॉक पीई 9.4 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है और उसका जो ROCE है वो 14 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है। और उसके बाद उसका जो ऑल टाइम हाई लगभग 16 साल पहले का ऑल टाइम हाई है 137 रुपीज़ का। लेकिन मैं जो अभी की पॉइंट्स बताने वाली हूँ बैलेंस शीट के हिसाब से मुझे लगता है कि वो शायद से इसे भी क्रॉस कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट। अभी हम जेपी पावर के पीएनएल के 2 पॉइंट्स लेंगे। हमने यहाँ पे 5 साल का डेटा लिया है, मार्च 2020 से लेके मार्च 2024 तक। अभी हम सबसे पहले देखेंगे सेल्स के आंकड़े। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन 2 आंकड़ों पे आप जरा गौर कीजिए। ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि मार्च 2020 में इसके सेल्स 3284 करोड़ रुपीस के थे और मार्च 2024 में ये बढ़कर हो गए हैं 6763 करोड़ रुपीस, यानी कि ये 5 साल में पूरे 2 गुना बढ़ चुके हैं। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट पे देखेंगे नेट प्रॉफिट के, तो यहाँ पे भी 2 आंकड़े हमें सामने दिखाई देते हैं। एक मार्च 2020 में इसके जो नेट प्रॉफिट था वो एक्चुअली लॉस में गया था, नेगेटिव यानी कि -2147 करोड़ रुपीस का। और अभी मार्च 2024 के हिसाब से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव यानी कि ये प्रॉफिट में है 1222 करोड़ रुपीस, यानी कि पिछले 5 साल में ये 3000 करोड़ रुपीस का ग्रोथ दिखाई दिया है इसके नेट प्रॉफिट में। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 5 साल में ये 4 साल तो प्रॉफिट में ही है और सिर्फ 1 ही साल तो लॉस में है। लेकिन मैं आपको एक दूसरे कंपनी का एग्जांपल देना चाहूंगी जिसका नाम था रिलायंस पावर। वो पहले 500 रुपीज पे थी, बाद में 10 पे आ गए, अभी 30 पे चल रही है। उसका भी अगर आप नेट प्रॉफिट निकाल के देखेंगे तो पिछले 5 साल में 4 साल लॉस में है और ये कंपनी जेपी पावर पिछले 5 साल में 4 साल प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। और ये जो लॉस में चल रही रिलायंस पावर है उसे मार्केट कितना भाव दे रहा है? 30 रुपीज, और जेपी पावर को जो 4 साल प्रॉफिट में है उसे सिर्फ 20 रुपीज। तो ये क्या इंसाफ हुआ? और अगर मार्केट उसके फंडामेंटल को देख के वैल्यू देता है तो आप सोचिए कि सोने की वैल्यू कितनी ऊपर तक जा सकती है। अभी हम देखेंगे जेपी पावर की बैलेंस शीट और उसमें हम देखेंगे 3 मेन पॉइंट जो कि है रिजर्व्स यानी उसकी पूंजी, बोरोइंग्स यानी कर्जा और इन्वेस्टमेंट। इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिजर्व जो है वो बढ़ने चाहिए, बोरोइंग्स कम होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हमने पिछले 5 साल का डेटा लिया है मार्च 2020 से लेके मार्च 2024 तक। सबसे पहले देखेंगे हम लोग रिजर्व्स के बारे में। तो मार्च 2020 में इसके रिजर्व्स थे 3158 करोड़ रुपीस के और अभी वो मार्च 2024 में बढ़कर हो गए हैं 4614 करोड़ रुपीस, यानी कि लगभग 50% बढ़ चुके हैं 5 साल पहले से। और अगर हम लोग आगे देखते हैं कर्जा यानी कि बोरोइंग्स, वो मार्च 2020 में थे 5991 करोड़ रुपीस, जो कि अभी मार्च 2024 में कम होके हो गए हैं 4246 करोड़ रुपीस, यानी कि वो 1/3 कम हो गया है। और अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्च 2020 में सिर्फ 21 करोड़ रुपीस का था, लेकिन मार्च 2024 में वो बढ़कर हो गए हैं 525 करोड़ रुपीस, यानी कि 20 गुना वो बढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों ही क्राइटेरिया में जेपी पावर सफल हुआ है।
अगर हम जेपी पावर का रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से, तो उसका 77% पावर सेक्टर से आता है और उसका 9% कोल से आता है और 14% सैंड माइनिंग से आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पावर जनरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ये खुद ही माइन कर रही है, इसलिए इसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम देखने जा रहे हैं जेपी पावर का ऑल टाइम चार्ट। तो इसमें 3 बातें सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसका ऑल टाइम हाई 137 रुपीज का था। कब? आज से 16 साल पहले 2008 में। और इसका करंट मार्केट प्राइस अगर 21/6/2024 का देखें तो 19 रुपीज का दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि 2008 में जेबी पावर बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका हाई 137 को छू के गया था। और आज जब उसने अपना सारा कर्जा चुकता कर दिया है, तब उसका करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 19 रुपीज का है। यानी कि आप सोच ही सकते हैं, अगर इसमें बुल रन में पार्ट लिया तो वो मिनिमम 137 को तो टच करेगी ही, और उसके आगे जाने के चांसेस भी अनलिमिटेड है। इसीलिए ये कंपनी प्रॉफिटेबल दिखाई देती है। अभी हम देखेंगे जेपी पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इसमें हमने पिछले 5 साल का डेटा लिया हुआ है, मार्च 2020 से लेके मार्च 2024 तक का। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग। तो उसमें हमें दिखाई देता है कि मार्च 2020 में 26% था और मार्च 2024 में 24% था। लेकिन हम देख सकते हैं ये पिछले 3 साल से कांस्टेंट है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। अगला हम देखेंगे FII, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हम देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इसके FII थे 0.49, यानी कि लगभग सिर्फ आधा % और मार्च 2024 में वो बढ़ के हो गए 6%। मतलब कि इन्होंने कितना इंक्रीज किया है, ये बहुत ही सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट बनती है कंपनी के लिए। आगे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये सिर्फ 1% था, उसका बाद में 4% हुआ, फिर 6% हुआ। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बात है। इसके बाद हम देखेंगे DIIs, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। 2020 में, मार्च 2020 में ये थे 40.9% और अभी ये हो गए हैं मार्च 2024 में 18.46%। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो शेयर गिरवी रखे थे अपने बैंक के वहाँ पे, तो उन्होंने वो कर्जा चुकाने के लिए शेयर बेच दिए हैं। तो डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं आती। फिर है पब्लिक शेयर होल्डिंग। मार्च 2020 में 32.57% था और अभी मार्च 2024 में 51.47% हो गया है। जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इस कंपनी को कौन सी प्राइस पे लेना चाहिए, उनके लिए मैं कुछ सपोर्ट्स बताना चाहूँगी। इसके सपोर्ट्स है 19 रुपीज़, 16 रुपीज़, 11 रुपीज़ और 6 रुपीज़। मैंने सिर्फ आपको सपोर्ट्स बताए हैं। ये आपको कब बाय करना है या सेल करना है, ये पूरा का पूरा आपका डिसीजन होगा। सेबी की रूल के हिसाब से मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, मेरा कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। मेरा इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट नहीं है, मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं है। तो आप इस कंपनी को कब बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कितना बाय करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और कीर्ति रानी शेयर मार्केट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि आपके वीडियो तो 2-2 महीने बाद आते हैं, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करेंगे, व्हाट्सएप चैट या फेसबुक ग्रुप में सर्कुलेट नहीं करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। और आपने इतना जो सारा नॉलेज गेन करके आपको कोई कंपनी पसंद आई हो, उसमें आपने इन्वेस्ट करके रखा हो, तो अपने पास ही रखेंगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा।
जब आप ये शेयर करेंगे, दूसरों तक ये नॉलेज पहुंचाएंगे और उन्हें भी अच्छा लग गया है ना, उन्होंने भी इन छोटी कंपनीज को सपोर्ट किया, इन्वेस्ट किया, उनको सपोर्ट किया, तो ये कंपनी आगे बढ़ेगी ना और आपको प्रॉफिट मिलेगा। वरना सारा प्रॉफिट तो भंगार कंपनियां ही लेके जाएंगी, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है और मेरा काम है लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाना।